नमस्कार दोस्तों, आज देश भर में गुस्सा है और गुस्सा इसीलिए है कि नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भारत के आजादी के बाद से का कमिटमेंट रहा है, 24 नवंबर 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो या मनमोहन सिंह का बयान हो पार्लियामेंट के अंदर, ये सब कमिटमेंट रहा है। और आज जब उस कमिटमेंट को मोदी सरकार ने पूर्ण किया है तो इस पर राजनीति हो रही है। दोस्तों, इसी राजनीति के खिलाफ आज शरणार्थी जो भारत में पिछले 3 पीढ़ियों से इंतजार कर रहे हैं नागरिकता का, आज वो सड़कों पर दिल्ली में उतर आए और इस राजनीति के खिलाफ और राजनीति करने वाले नेताओं के खिलाफ उतर आए। दोस्तों, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज कहा कि ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब दोस्तों, तथ्य क्या है? दोस्तों, तथ्य ये कहते हैं कि सिटीजनशिप से किसी की नागरिकता नहीं जा रही इस एक्ट से। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अंदर आ जाएंगे? ममता बनर्जी क्यों इस पर राजनीति करने की कोशिश करी? असदुद्दीन ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि अब मुसलमानों को कागज दिखाना होगा? मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, इन सभी नेताओं में एक बात कॉमन है और यह है कि ये सब के सब नेताओं की जो पॉलिटिक्स है वो 90% मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन पर टिकी है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मेजॉरिटी मुस्लिम वोट मिला था, वो स्वीप कर गई थी। टीएमसी को बंगाल के अंदर मेजॉरिटी मुस्लिम वोट मिला था, वो स्वीप कर गई थी। असदुद्दीन ओवैसी को भी मेजॉरिटी मुस्लिम वोट मिला था। इनफैक्ट वो जिस सीट से कंटेस्ट करते हैं वहां 50% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं और इसीलिए 1984 से जीतते आ रहे। तो ये सबको पता है कि 2024 के अंदर जो मेजॉरिटी वोट आना है वो यहीं से आना है। तो इस वोट को कंसोलिडेट करो एक इंप्लिसिट भय पैदा करने में। पर दोस्तों, दुखद बात क्या है कि ये राजनीति 30,000 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये लोग क्या चाहते हैं दोस्तों जो इस पे राजनीति करें? क्या ये चाहते हैं कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान से उनको आना पड़ा है क्योंकि वहां पे हिंदू, बौद्ध, सिख होने के कारण उनको उत्पीड़ित हो गए थे, वो प्रताड़ित हो गए थे, उनकी जान को खतरा था, वो वापस से चले जाए उन देशों के अंदर? ये लोग क्या चाह रहे हैं कि मोरी झापी जैसा नरसंहार, जिसमें 1979 में हजारों दलित हिंदू शरणार्थियों का नरसंहार हुआ था, हजारों हिंदू शरणार्थियों का नरसंहार हुआ था, कि चाहते कि ऐसी स्थिति वापस से आ जाए क्योंकि इनको नागरिकता नहीं दी जाए? दोस्तों, आज ये घुसपैठिए नहीं है दोस्तों, ये सब के सब कोई आर्थिक कारण की वजह से हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए थे आजादी के बाद। ये सब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अगर रह रहे होते तो इनका या धर्म परिवर्तन हो जाता या इनकी जानें चले जाती। ये हम सब में से एक है दोस्तों, पराये नहीं है। और इसीलिए आज ताल ठोके पे देश सवाल पूछ रहा है कि क्या न्यूनतम मानवता के लिए अपनी तुष्टीकरण की राजनीतिक दुकान ये सब नेता आज बंद कर पाएंगे कि नहीं बंद कर पाएंगे? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया तो वहाँ बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। अपने शब्द वापस लो। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
there is no clarity. And it is dangerous because it is draconian, because it is related to NRC. Political gimmick, nothing else. That's why we are not supporting CAF or NRC. We don't want any detention camp. सीए का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है। दोस्तों, मेरे साथ ताल ठोक के के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, रिजू दत्ता, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, ज्ञानेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, महंत नवल किशोर दास मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मोहम्मद अतीक जुड़ रहे हैं, जो लीडर है मुस्लिम लीग के। आपके पास आने वाला हूं, पर मेरे साथ इस वक्त अंजलि जुड़ चुकी हैं, और अंजलि मजनू के टीले से जुड़ी हैं, जहां पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजीज है। और मैं चाहता हूं मेरा पैनल एक बार उनको देखे, उनके दर्द को समझे, इन परिवारों की दास्तां को जाने, और मैं उसके बाद इस मुकदमे, इस डिबेट पे आऊंगा, ताल ठोक के पे आऊंगा। मैं अंजलि के पास आना चाहता हूं। अंजलि, आपके साथ जो शरणार्थी मौजूद है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कई आज राजनीतिक दल, भले आम आदमी, टीएमसी, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इनको नागरिकता क्यों दी जाए। इनसे पूछिए कि क्या है इनकी स्थिति, क्यों इनको नागरिकता देनी चाहिए, किस हालत में वो रह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हमारे साथ ये जो लोग हैं, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, कई सालों से यहाँ इस रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, और हर उम्र वर्ग के लोग आपको हमारे साथ दिखेंगे। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिन्होंने एक लंबी अवधि वहाँ काटी है। और सबसे पहले हम नानकी, इनसे बात करते हैं। जिस दिन रात में यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था, तब भी यहाँ पर थी। आज आप वहाँ विरोध प्रदर्शन में भी गई थी नानकी। जो बात कही गई दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से या ममता बनर्जी की ओर से कि आप लोगों को नागरिकता क्यों दी जानी चाहिए, क्या मन में भाव उठता है जब आप ये बातें सुनती हैं? तो देखो, हमने किसी का बुरा नहीं सोचा है, मन में तो भावना उठती हैं, कहते हैं हमने इसका क्या बुरा सोचा है। तो केजरीवाल हमारे नज़दीकी है, हमें नागरिकता मिल रही, उनको खुश होनी चाहिए। कभी केजरीवाल से हमने भला बुरा नहीं कहा है। जब उनके नज़दीकी हैं तो पता लेने कभी नहीं आया। जब हमें खुशी आई तो बीच में अभी वो आ रहा है। हम केजरीवाल से ये कहते हैं कि हमारे बीच में टांग मत अड़ा। जो भी सीए बिल पास हुआ है उनको अच्छी तरह से निभाने दे, और हमारी जो हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है, ज़िंदगी भर की तपस्या है, वो मिल रही हमको। तो ये तो नहीं है उसने हमें वैसे ही दिया है, छीन रहे किसी के, ये भी तो नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी तपस्या से ही हम यही वक्त निकाला है। जिसको आप तपस्या कह रही हैं, जो पीड़ा आप लोगों ने अंजलि, इनको पाकिस्तानी कहा गया है। इनको कहा गया कि अगर इनको नागरिकता मिल जाएगी तो ये ये चोरी करेंगे, डकैती बढ़ सकती है। इस पे ये क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम यही बात करते हैं कि जो कहा गया कि आप, ये बयान आया कि आप लोग को पाकिस्तानी कहा गया कि चोरी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आप लोग नागरिकता जो है यहाँ पर तमाम लोगों को अगर दी जाती है तो व्यवस्था जो है खराब होगी देश में। क्या कहना है इस पर? देख, हम 12-13 साल हो रहा हमें, केजरीवाल ने ऐसी हमारी चोरी क्या पकड़ी है? कौन सी चोरी पकड़ी है? केजरीवाल ने कौन से हमें चोरी से जेल से छुटकारा दिया है? 12-13 साल से रह रहे हैं, केजरीवाल यही कह रहे हैं चोर है। तो हम केजरीवाल के ये कहना चाहते हैं, हमारी चोरी तो पकड़ा पहले, तो चोर कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, तो हम पहले तो पाकिस्तानी थे, तो इसके हमें कोई इजरात नहीं, दुख भी नहीं है। अब ये बात मुद्दा उठा रहे हैं तो हम बड़े गर्व से कह रहे हैं, जो हमें हिंदुस्तानी है। अब केजरीवाल को यही कह दो कि ये हम पाकिस्तानी मत कहे, यही हम केजरीवाल से कहना चाहते हैं। जी पंजूराम जी, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन में गए, तो आप सुन रहे होंगे प्रदीप जी की कैसे मतलब पाकिस्तानी कहना या फिर चोर उचक्का कहना, मन में जो एक आप कह सकते हैं रोष कह लें या दुख की भावना, वो जरूर यहाँ पर लोगों में दिखाई देती है। बिल्कुल अंजलि, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने ग्राउंड से रिपोर्ट करी, और इसी से मैं इस ताल ठोक के को शुरू करना चाहता हूँ और आज के डिबेट को शुरू करना चाहता हूँ। ज्ञानेंद्र भारद्वाज और आपके पास आना चाहता हूँ, के शर्मा और रिजू दत्ता, आपसे डिबेट को शुरू करना चाहता हूँ। उसके बाद में मोहम्मद अतीक आपके पास में और महंत नवल किशोर जी के पास आऊंगा। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, मुझे बता दीजिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप लोग इस वक्त इस पे
भ्रम क्यों फैलाने की कोशिश, गणेंद्र भारद्वाज जी, इसको आप इस पे भ्रम क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं भ्रम क्यों है। भ्रम नंबर 1 ये है कि कोई बाहर से नए लोग नहीं आ रहे, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से आ जाएंगे, हजारों लाखों लोग आ जाएंगे, कोई नहीं आ रहा। 31 दिसंबर 2014 के पहले जो देश के अंदर है वही जो है उन्हीं को सिटीजनशिप दी जाएगी, और ये हमारा ऐतिहासिक रूप से हमारा सिविलाइजेशनल कमिटमेंट रहा है। तो इस पर झूठ क्यों फैला रहे हैं आप? गणेंद्र भारद्वाज जो के शर्मा को दिखाएं मेरे साथ में। गणेंद्र भारद्वाज जी, देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से सीए का बिल लेके आई है केंद्र की सरकार, जिस तरीके से लगातार केंद्र की सरकार इस साजिश में है कि कैसे देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाया जाए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा जायज सवाल करे कि आप इनको लाओगे, रोजगार कहां से दोगे, इनको बसाओगे कहां? जो देश में हमारे नौजवान है जो डिग्रियां ले लेके गणेंद्र भारद्वाज जी, किसी को लाया नहीं जा रहा। गणेंद्र भारद्वाज जी, एक सेकंड छोटा सा, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी को लाया नहीं जा रहा। जो ऑलरेडी, सुनिए मेरी बात, मैं आपको आप ही बोलेंगे, मैं पर आपको एक मिनट, आपको ही मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं फैक्चुअली आपको बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाया जाएगा, मैं कह रहा हूं किसी को लाया नहीं जा रहा है। ये बिल कह रहा है 31 दिसंबर 2014 के पहले जो हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी है, जो धार्मिक रूप से शरणार्थी है, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो कोई आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि बॉर्डर खुल जाएंगे, आओ आपस में गले मिलो और आ जाओ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। बोलिए प्रदीप जी, अब सुन लीजिए 60 सेकंड आराम से। बोलिए कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो सीए है, अगर वो ये कह रहा है कि जो भी भारत के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटीज आएंगे उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। अभी डेट इन्होंने बोली है कि 31 दिसंबर 2014 तक वालों को देंगे, फिर अगले चुनाव में कहेंगे जी 2019 वालों को देंगे, फिर बोलेंगे 2024 वालों को देंगे, फिर बोलेंगे 2030 वालों को देंगे। ये एक तरीके से खिड़की खोल दी, रास्ते खोल दिए और ये मैसेज दे दिया कि भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी माइनॉरिटीज आके रह सकता है, उसको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी। हमारे सवाल बड़े जायज हैं। हम कह रहे हैं कि अगर वो उनको लेके आओगे तो उनको रखोगे कहां पे, उन्हें घर कहां पे दोगे, उनको रोजगार कैसे दोगे? पहले जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो बेरोजगार लोग हैं, पहले उन्हें रोजगार दो। जो हमारे के शर्मा ये कह रहे हैं कि आपने अभी 31 दिसंबर 2014, ठीक है गणेंद्र भारद्वाज जी, आपने अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट को रखा, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं, पर मैं आपको हक है पूरी तरीके से अपनी बात को रखने का। देखिए के शर्मा जी, इनका ये कह रहा है कि आपने अभी 31 दिसंबर 2014 का डेट किया, आगे चल के 19 का डेट करेंगे और फिर डेट को आप बढ़ा देंगे। आप इसको पॉलिटिक्स के रूप में देख रहे हैं। और मेरा एक सवाल है के शर्मा जी, देखिए मैं इन प्रिंसिपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट के पक्ष में हूं क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमारा सिविलाइजेशनल कमिटमेंट रहा है, पर आप इसको इलेक्शंस के बिल्कुल करीब क्यों लेके आए? 7 बार एक्सटेंशन होने के बाद इस वक्त ही आप लेके आए, इसीलिए कई लोगों को लग रहा है कि आप इसको सिर्फ चुनावी रूप से देख रहे हैं, ना कि सिविलाइजेशनल रूप से। के शर्मा और रिजु दत्ता को भी लेके आइए। रिजु दत्ता को के जी। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तब उस समय इस देश के जो बड़े नेता थे, विशेषकर महात्मा गांधी जी ने पूरे जो है देश को आश्वस्त किया था कि यदि धार्मिक रूप से कोई प्रताड़ित होगा तो उसको भारत में हम स्थान देंगे। उन हिंदुओं भाइयों को उन्होंने स्पष्टता के साथ में उस समय कहा था। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें कोई दोमत नहीं। कांग्रेस ने 70 साल के सरकार में उनके इस कवायद को कभी नहीं पूरा किया, न कभी कोई कानून बनाया। शरणार्थी तो उस समय भी आए थे, उसके बाद भी लगातार आते रहे, समय समय पर आते रहे इस देश के अंदर में। हमने 2019 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कमिट किया कि हम जो है ये बिल लेकर आएंगे, नागरिक संशोधन विधेयक, और हम लेकर आए और उसको दोनों सदनों से पारित किया। और दोनों सदनों से पारित करते समय उस समय इन सबकी बोलती बंद थी, उस समय इनको कुछ नहीं था। उस समय जो भी इन्होंने दंगे फसाद कराए, ये कह के लोगों को भड़का के वो जनता ने देखा। इसके बाद कोरोना काल था, उसके बाद इसकी प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया के बाद हम अभी ले आए। अभी बीच में भी लाते तब भी इनका यही प्रश्न होता। प्रश्न मुझे आज बड़ा आश्चर्य है केजरीवाल की बुद्धि पर। वो क्या बोल रहे हैं? हिंदू शरणार्थी यदि है, वो शरणार्थी नहीं है, वो घुसपैठिया है हिंदू, और रोहिंग्या जो है वो शरणार्थी है। कहने जवाब दें। ये 3 देश जो है, बांग्लादेश, सुन लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों इस्लामिक कंट्री हैं, घोषित इस्लामिक कंट्री हैं। और यही नहीं, 50 मुस्लिम देश हैं, एक ही हिंदू राष्ट्र, एक ही जगह हिंदू रहता है, वो है भारत।
आप यदि वहां पर किसी हिंदू के साथ धार्मिक अत्याचार हो रहा है, हम उसको यहां पर शरण दे रहे हैं, किसी ईसाई के साथ हो रहा है, अन्य किसी के साथ हो रहा है, तो वो तो घुसपैठिए हो गए इनकी दृष्टि में। घरेंद्र भारद्वाज जवाब दे, मैं कह रहा हूं घरेंद्र भारद्वाज इसी पॉइंट पर जवाब देना पड़ेगा जी। घरेंद्र भारद्वाज के आऊंगा जवाब देंगे। के शर्मा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए समर्थन कर रहे हैं, उनको रोजी रोटी दे रहे हैं, बसा रहे हैं, ये इसका जवाब वो देंगे क्योंकि कई रिपोर्ट मेरे पास भी आई है। पर मैं रिजू दत्ता के पास आना चाहता हूँ। के शर्मा और रिजू दत्ता के पास आऊंगा। नहीं, ये बहुत देखिए के शर्मा और रिजू दत्ता मुझे एक बात आप बताइए, क्या आपके लिए रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, हाँ या ना? क्योंकि मेरे पास इतनी सारी रिपोर्ट्स है रिजू दत्ता, जो ये मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। सितंबर 15, 2017 की बात है, जब ममता बनर्जी जी बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रोहिंग्याओं की मदद करनी चाहिए। 19 जनवरी 2018 को 29 रोहिंग्या जो है 5330 किलोमीटर ट्रैवल करके बंगाल के किसी विलेज के अंदर शेल्टर लेके आए। और इन रोहिंग्या ऐसे जिनमें म्यांमार से भी उनको हटा दिया गया था, इन पे टेरर तक के कानून जो है, टेरर तक के केसेस कई कई जगह पे चल रहे हैं। तो मेरा आपसे दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक कि क्या आपके लिए रोहिंग्या जो है वो भी शरणार्थी है रिजू दत्ता? नंबर दो, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख हैं वो वहीं पे रहे, भले उनकी जान को खतरा हो जाए, बल्कि भले उनका धर्म परिवर्तन हो जाए? क्या आप ये दोनों आप कहना चाह रहे हैं? बताइए रिजू दत्ता और के शर्मा। आ रहा हूं घरेंद्र भारद्वाज के। रिजू दत्ता। मैं एकदम मैं सीधा जवाब देता हूं प्रदीप जी, मैं घुमा फिरा के नहीं कहता। ये जो नया सीए कानून आया है, लाया है बीजेपी ने, एक तो ये चुनावी जुमला है, दूसरा ये संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम विरोधी है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या बंगाल में आ रहा है, और मैं बंगाल की बात ही सिर्फ करूंगा, तो ये जो चीज हो रहा है ये किसका निकम्मापन दर्शाता है? बॉर्डर कौन गार्ड करता है हमारी देश का? हमारी देश की सीमा बीएसएफ गार्ड करती है, और बीएसएफ किसको जवाब देती है? हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अगर बर्मा से, म्यांमार से या बांग्लादेश से घुसपैठिया हमारे देश के अंदर में आ रहे, वो बंगाल में आए, यूपी में आए, दिल्ली में आए, तो इसका जवाब तो अमित शाह जी को देना है, ये हम क्यों दे? पहली बात, ये उनकी गलती है। अगर वो घुसपैठ नहीं रोक सकते तो अपनी चेयर छोड़ दे। दूसरी बात, मैं बंगाल से आता हूं और मैं बंगाल कि लोगों के लिए ओपन आपके चैनल पे कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के पास देश की नागरिक दिखाने के लिए जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, जो देश के प्रधानमंत्री के पास है, वो सारे आइडेंटिटी कार्ड बंगाल के हर एक निवासी के पास है। तो आप नया क्या उसको देश का नागरिक बताना चाहेंगे? के शर्मा उदाहरण दे दूं। नहीं, के शर्मा जवाब देंगे। के शर्मा को आपने बोला है, आपने के शर्मा जवाब दीजिए। मैं रिजू दत्ता जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पश्चिम बंगाल में आज से नहीं हो रहा है। ये 1971 में जब बांग्लादेश बना, और उसके पहले भी इस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस चल चुके हैं। कितने लोगों को यहां से बाहर भेजा जा चुका है वापस, घुसपैठियों को। और ये घुसपैठ 1971 से चल रहा है। और जो ये कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, हम तो 2014 के पहले वालों को दे रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार तो 2014 में आई है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के तो 1971 से चल रहा है। और उसी को, और ये जो कह रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड और फलाना कार्ड, तो यही तो आपने किया ममता बनर्जी ने, कि वहां जो है नकली वोटर आईडी, नकली आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों को जो कि जिनका रिजू दत्ता उसका उपयोग करके आपने उनका वोटर कार्ड बनवाया। देखिए रिजू दत्ता, बीएसएफ के डीजी के हिसाब से, रिजू दत्ता आपके पास ही आ रहा हूं, रिजू दत्ता आपके पास ही आ रहा हूं। रिजू दत्ता देखिए, रिजू दत्ता बीएसएफ के डीजीपी के हिसाब से वेस्ट बंगाल रोहिंग्यास के लिए ज्यादा फ्रेंडली है। यह बीएसएफ के डीजीपी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि आपकी सरकार जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती रोहिंग्याओं को या घुसपैठियों को रोकने के लिए। असम के अंदर घुसपैठिए रुक गए, यहां पे इसलिए नहीं रुक गए क्योंकि आपकी सरकार वहां पे है, आप इसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2005 के अंदर रिजू दत्ता जी, ममता बनर्जी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ऐसी स्थिति आ चुकी है कि बांग्लादेशी कौन है, हिंदुस्तानी कौन है, मुझे पता नहीं चल रहा, और सोमनाथ चैटर्जी के ऊपर वो फाइल को भी फेंका गया था। इतनी उस वक्त वो फ्रस्ट्रेटेड थी। तो अब मुझे बताइए कि 2005 की ममता बनर्जी गलत है कि इस वक्त हृदय परिवर्तन हुआ है? रिजू दत्ता, गो अहेड।
मैं आपको आंकड़े बताता हूं, मैं चिल्ला चिल्ली नहीं करता बीजेपी की तरह, मैं आंकड़ों से आपका जवाब देता हूं। 2022 में बीएसएफ का डीजी, मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, बीएसएफ डीजी इन 2022 उन्होंने क्लियरली कहा कि बंगाल में कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। 5 लोग आए थे बांग्लादेश से जिनको हमने वापस कर दिया। नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2, मेरा के शर्मा जी से एक सवाल है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी जी के साथ जिनका बेहद अच्छा रिश्ता है, शेख हसीना महोदय, उन्होंने 2019 में ऑन रिकॉर्ड, किसी भी आपके सबके पास, आपके दर्शकों के पास गूगल का स्मार्टफोन है, गूगल है, उस पे आप देख लीजिए शेख हसीना जी का बयान, जिसने कहा कि बांग्लादेश से कोई इंडिया गया नहीं है, हमारा इकोनॉमी मजबूत है, बांग्लादेश से एक भी आदमी इंडिया गया नहीं। तो क्या इस चैनल पे बैठ के, इतने बड़े चैनल पे बैठ के शर्मा जी बीजेपी का मुख्य स्पोक्सपर्सन कह रहे शेख हसीना झूठ बोल रहा है? बोल दीजिए आज के शर्मा। नहीं, मैं बिल्कुल आपको कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने एफिडेविट दिया, हमारे सरकार से पहले की सरकार ने एफिडेविट दिया हुआ, जिसमें बताया गया कि कितने बांग्लादेशी आए। पहले चुप रहो यार, मुझे बोलने दो पहले। दूसरी बात, प्रदीप भंडारी जी, मैं कहना चाहता हूं ये स्टेटमेंट ममता बनर्जी का है, 2017 का, मैं सुनाता हूं क्या है। जवाब सोच के दीजिए, नौकरी चली जाएगी नरेंद्र मोदी। अरे जाओ यार, तुम्हारे जैसे बहुत मिले, शेख हसीना जी ने बहुत मिले हैं मुझे। चलो नहीं, जवाब प्रवक्ता मेरी पार्टी बनाती है, तुम नहीं बनाते। चलो फालतू बात। दूसरी बात, प्रदीप जी मुझे बोलो थोड़ा धीरे, एक से रिजू दत्ता जी देखिए, जब के शर्मा जी आप बोल रहे थे, के शर्मा जी सुने, आपने उनको बोल दिया, लेट हिम गो अहेड, लेट हिम रिस्पॉन्ड टू इट। वो तो घुमा रहे हैं बात। अरे वो दर्शक निर्धारित कर लेंगे ना रिजू जी, उनको बोलने दीजिए, वो आप भी बोल रहे थे, बोलिए। मैं उनको 20 सेकंड में ज्वाइन, आ रहा हूं मैं, नवल किशोर दास जी, और आपके पास गणेंद्र भारद्वाज जी, आपके पास भी आ रहा हूं, बोलिए। ये इंडिया टुडे का बयान है, ये ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है रोहिंग्या शरणार्थी आम लोग हैं, आतंकवादी नहीं है। नहीं, दूसरे चैनल का है। दूसरी तरफ ये तमाम जो पेपरों के कटेज में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें रोहिंग्या पाकिस्तान के आतंकवादियों से गाइड हो रहे हैं, आतंकी घटनाओं में पकड़े जा रहे हैं, और यहां जो है सर्टिफिकेट दे रही है ममता बनर्जी कि रोहिंग्या आम आदमी है, आतंकी नहीं है। ये क्या है? ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, ये जो ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये इसके कारण से है कि इनको वोट बैंक चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, और इसलिए अफवाह फैला रहे हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से भी प्रदीप जी कहना चाहता हूं, मैं प्रदीप भाई मुस्लिम भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ा इसको बंद करा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं भारत के मुस्लिम भाइयों से कि आपके हक, आपके अधिकार, आपके जो चीजें हैं, आपका जो हक है, उस पर ये बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लाकर आपका हक मार रही है। ममता बनर्जी को समझिए, ये आपके बेटे मेरा सवाल ये है रिजू दत्ता जी, और देखिए रिजू दत्ता, यू आर अ वेरी सीनियर स्पोक्सपर्सन। रिजू दत्ता मेरे साथ आप 1000 डिबेट कर चुके, काफी सीनियर स्पोक्सपर्सन है, के शर्मा भी बहुत सीनियर स्पोक्सपर्सन है, पर मेरे लिए मैटर इस वक्त ये कर रहा है कि पॉइंट क्या है। पॉइंट यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मोहम्मद अतीक और नवल किशोर दास जी, गणेंद्र भारद्वाज जी, इसके तुरंत आपके पास आ रहा हूं, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। मैं कह रहा हूं मोहम्मद अतीक, झूठ क्यों फैला रहे हैं आप लोग? IUML से आप है, मुस्लिम लीग से, झूठ क्यों फैला रहे हैं? मुझे बताइए, सिटीजनशिप मोहम्मद अतीक को दिखाइए मेरे साथ में। और मैं मोहम्मद अतीक से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब देखो कोई ना कोई इस देश के अंदर मुसलमानों में एक अलग ही तरीके का झूठ का भय फैलाने की कोशिश करता है हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए। मैं आऊंगा पॉलिटिशियंस के पास, गणेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आऊंगा, रिजू दत्ता आपके पास, और के शर्मा, पिछले 10 मिनट से आप लोग के बीच में डिबेट चल रही थी, मैं आऊंगा। पर पहले मोहम्मद अतीक और नवल किशोर दास जी के पास आना चाहता हूं। और मोहम्मद अतीक, मुझे बताइए मुसलमान कैसे खतरे में है? मोहम्मद अतीक और नवल किशोर दास जी को दिखाइए, नवल किशोर दास जी को। मोहम्मद अतीक जी मुझे बताइए, कैसे मुसलमान खतरे में है नागरिकता संशोधन कानून से? बताइए मुझे। प्रदीप जी, सबसे पहले बात तो आपने जो कहा कि जो है अतीक झूठ फैला रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप झूठ फैला रहे हैं कि मैं कोई झूठ ही नहीं फैला रहा हूं। ये मैं बता रहा हूं, झूठ इसलिए फैला रहा हूं, सुनिए बता रहा हूं, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब याचिका डाली गई कि भाई इससे सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, मुस्लिम्स जो है उनको एक इंप्लिसिट भय रहेगा, मुझे बताइए कैसे? आप मुझे बताइए कि कैसे। बिल्कुल, अब सुन लीजिए आप, बिल्कुल अब सुन लीजिए आप, सुनाइए। दरअसल बात तो यह है कि जब हमारी पार्टी ने याचिका डाली और कहा कि भारत का संविधान सेकुलर है, ये झूठ है।
अरे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कैसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, मुझे बताइए। ये रहा एक्ट मेरे पास में, इसमें कहां लिखा है मुसलमान शब्द इस एक्ट के अंदर है ही नहीं, मुझे बताइए। मोहम्मद अतीक झूठ बोल रहे हैं, मुस्लिम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। यह कैसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ, बताइए। कहा कि मैं सीए के पक्ष में हूं, अगर आप सीए के पक्ष में हैं तो फिर डिबेट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि आप भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि ये नेहरू जी से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 24 नवंबर 1947 को देश को कमिट किया था कि धार्मिक शरणार्थियों के लिए खड़ा होना है। तो मैं हिस्टोरिकल गुलजारीलाल नंदा से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट के हिसाब से बोल रहा हूं। मैं यहाँ पे मैं इस पक्ष में हूं और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप बताइए मुझे कैसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, आप मुझे बताइए। अभी आपने एक शरणार्थी को दिखाया, वो कह रही केजरीवाल से कहो कि टांग ना अड़ाएं। अरे अभी आए नहीं है और भारत, अरे आए यही है, मैं यही है वो, मैं चाहता हूं शरणार्थी को मोहम्मद अतीक के साथ लाइए। आज इनका आलम ये है जो घुसपैठिए लाए जा रहे हैं। अरे कैसे घुसपैठिए हो गए? ये आप वो शरणार्थी है, उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अंजलि, मोहम्मद अतीक उनको घुसपैठिए कह रहे हैं, मोहम्मद अतीक वर्सेस शरणार्थी को दिखाइए। पाटीदार ये जिन लोगों को हमारे पर मुसल्लत करना चाहती है और तमाम मेजॉरिटी में मुसल्लत करना चाहती है हमारे हम यहाँ पर शरणार्थी, हम उनसे, मुझे बताइए शरणार्थियों को एक बार अंजलि के पास हमारे साथ जो शरणार्थी, हम उनसे ही ये जवाब ले लेते हैं। आप देखेंगे, आपको हमने बताया कि देखिए कुछ बच्चे हैं जो यहीं जन्मे हैं और अब इन बच्चों के भविष्य को लेकर भी यहाँ पर एक संतोष जो है वो जरूर है। पंजूराम, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग घुसपैठिए हैं या इस तरह के आरोप लगते हैं, क्या कहना है आप लोगों का जब ये बात आप लोगों ने सुनी या आप लोगों से कही गई? तो देखिए 2010 से ये सिलसिला चालू है यहाँ पे, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, तीन ही मुस्लिम कंट्री से हिंदू पीड़ित जो भी बने हुआ है भारत शरण लिए। कोई तो प्रताड़ना, कोई तो दिक्कत रही होगी, तभी आप लोगों को आना पड़ा यहाँ पे। हमें उसी दिक्कत की बताना नहीं है, हमें इसी दिक्कत की बताना है कि जो अभी यहाँ पे दिक्कत हो रही है वो दिक्कत तो हमने झेल लिया था, ये दिक्कत अभी सामने है जिसका मुद्दा है। बोलो 12 साल से बता रहे हो, केजरीवाल को पता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये बात, मैं इससे इसको मैं पॉलिटिक्स में एक सेकंड, मैं मोहम्मद अतीक के पास आना चाहता हूँ, मोहम्मद अतीक के पास आना चाहता हूँ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ अंजलि आपके पास। मोहम्मद अतीक, एक सेकंड, मोहम्मद अतीक के पास मैं आना चाहता हूँ। मोहम्मद अतीक, मुझे आप बताइए, एक सेकंड, मेरे को गणेंद्र भारद्वाज के पास जाना है। महंत नवल किशोर दास जी भी अभी तक नहीं है, महंत नवल किशोर दास जी और मोहम्मद अतीक जी, मैं 15 सेकंड में आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे बताइए कि कैसे सीए जो है वो उससे भारतीय मुसलमानों को खतरा कैसे होगा, बस मुझे इतना बताइए। गो अहेड। आप ये बताइए, जो क्रोनोलॉजी समझाई गई है हमको, क्या हम क्रोनोलॉजी को समझ नहीं रहे? पहले सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा, ये आप समझ नहीं रहे हैं? पहले जो है लोगों को सीए के अकॉर्डिंग लाया जाएगा, सीए अप्रूव्ड हो जाएगा। भारत में जब नागरिकता देने के लिए एक कानून ऑलरेडी है, तो ये मजहब का नाम क्यों दिया गया? अगर किसी को नागरिकता देनी थी तो फिर आप उसी कानून के तहत दे देते। आपने क्यों हिंदू, सिख, जैन जैसे नाम उसमें जोड़े, मुसलमानों का नाम नहीं जोड़ा? क्योंकि आपको पता है मुसलमानों का नाम कैसे जोड़ा जाएगा? मोहम्मद अतीक जी, एक चीज बताइए। अच्छा मोहम्मद अतीक जी, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा मेरा सवाल है, क्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो मुसलमान राष्ट्र है वहां पे मुसलमान को मुसलमान होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? अरे आप ही का चैनल तो कहता है। नहीं ना, मैं कह रहा हूं सवाल है ना, आप कह रहे हैं मुसलमानों को नहीं जोड़ा गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्या मुसलमान को मुसलमान होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा मोहम्मद अतीक आप कह रहे हैं? ऐसा मोहम्मद अतीक आप कह रहे हैं? मजहब के नाम पे देना चाहते तो ना मजहब, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे ना, मैं वापस से पूछूंगा, क्या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो मुसलमान राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वहां आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुस्लिम होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? अरे प्रताड़ना का मजहब से क्या लेना? अरे धार्मिक प्रताड़ना के लिए, ये धार्मिक प्रताड़ना का कानून है, ये धार्मिक प्रताड़ना का कानून है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मजहब के नाम पे नहीं देता। अरे धार्मिक प्रताड़ना का कानून है, धार्मिक प्रताड़ना का कानून है ये। अरे धार्मिक प्रताड़ना का कानून है ये, धार्मिक प्रताड़ना का कानून है। तो मुसलमान राष्ट्र के अंदर मुसलमान को मुसलमान होने के लिए नहीं प्रताड़ित किया जाएगा। ये कोई इकोनॉमिक कानून नहीं है, ये इकोनॉमिक कानून नहीं है। भ्रम मत फैलाइए। नवल किशोर दास जी, घनेंद्र भारद्वाज, के शर्मा, रिजू दत्ता के पास आने के पहले महंत नवल किशोर दास जी और मोहम्मद अतीक के पास आना। तो महंत नवल किशोर दास जी, ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? और मोहम्मद अतीक को भी दिखाइए साथ में, महंत नवल किशोर दास जी, झूठ क्यों फैलाया जा रहा है?
क्योंकि ये कानून है मेरे पास में, इस कानून के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम शब्द भी नहीं है इस कानून के अंदर, धार्मिक प्रताड़ित रूप है, कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा, तो ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? प्रदीप जी, इस देश में इस्लामीकरण को लेकर के सरकारें चलती रही हैं। मैं केंद्र सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे अपने बंधु जो आज वहां परेशान होकर आ रहे हैं, अपना सर्वस्व छोड़ करके आ रहे हैं, राजीबाजी नहीं आ रहे। आपने टीवी में दिखाया है कई बार, 12-12 साल की लड़कियों को उठा करके 40-40 साल के व्यक्ति के साथ निकाह कर दिया जाता है, उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं। जब देश स्वतंत्र हुआ था 47 से पहले करीब 7-8% थे पाकिस्तान में हिंदू। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गए हो? कौन निकल गया उनको? इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरवाद के कारण पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं तो भारत सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं, उतने समय के बाद एक मानवीय कृत्य किया है, और वो अविभाजित भारत के लोग हैं, वो विदेशी नहीं है। जब देश का विभाजन हुआ था उन्होंने सोचा था क्या बात है, पंथ ही तो अलग है, हमारे अपने बंधु हैं, इनसे हमें क्या परेशानी होगी। उन्हें नहीं पता था उनकी बेटी बेटी उठाई जाएगी, उन्हें नहीं पता था कि उनको जबरदस्ती इस्लामीकरण कर दिया जाएगा। आज अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए बड़ा दुख होता है मुझे। मैं कह रहा हूँ गजेंद्र भारद्वाज, के शर्मा, रिजू दत्ता है, मैं नवल किशोर जी, मैं एक बात, नवल किशोर जी, आज ना मैं मानवता के लिए खड़ा हूँ। नवल किशोर जी, महान नवल किशोर जी, मैं आपकी महंत नवल किशोर जी, महंत नवल किशोर जी, मैं आज मानवता के लिए खड़ा हूं। और मैं कहना चाहता हूं गजेंद्र भारद्वाज जी और के शर्मा जी, गजेंद्र भारद्वाज जी, के शर्मा जी, रिजू दत्ता जी, सुनिए मेरी बात आप। और पहले गजेंद्र भारद्वाज जी आएंगे, फिर के शर्मा, फिर रिजू दत्ता जी आएंगे, और आप दोनों, आपके पास 30 सेकंड का समय, मेरी बात सुनिए। गजेंद्र भारद्वाज जी, आप गजेंद्र भारद्वाज जी थोड़ी न्यूनतम मानवता रखिए प्लीज, थोड़ी न्यूनतम मानवता रखिए, मेरी बात सुनिए। सुदर्शना कुमारी 8 साल की हिंदू लड़की थी, 8 साल की हिंदू लड़की थी, जिसको पाकिस्तान में अपने घर से उसको उठा लिया गया और उसके सामने उसके परिवार को मार दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका परिवार हिंदू था। इसी तरीके से कई वहां सिख है, कई वहां बौद्ध है, कई वहां पे ईसाई हैं। तो गजेंद्र भारद्वाज जी जो इस धार्मिक प्रताड़ना को से बचकर हिंदुस्तान में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं सरकार खड़ी रहे? एक समय था जब अमनतुल्ला खान, जो इस वक्त अमनतुल्ला खान जो है, जो आप ही आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो कहा करते थे कि रोहिंग्या भी शरणार्थी हैं। तो आप क्या स्टैंड पे कायम है कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं? और क्या सुदर्शना कुमारी के लिए नहीं खड़ा होना चाहते, जिसको धार्मिक रूप से पाकिस्तान ने प्रताड़ित किया था और हिंदुस्तान में शरण लेने आई? धनेंद्र भारद्वाज जी। प्रदीप जी, हमारे सवालों का जवाब ना तो अमित शाह जी दे पा रहे, ना मोदी जी दे पा रहे, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दे पा रहा है कि आप जिन लोगों को नागरिकता देने जा रहे हो, जिन लोगों को आप कह रहे हो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाके हम यहां पे बसाएंगे, उन्हें रखोगे कहां? उन्हें रोजगार कैसे दोगे जब देश का नौजवान जो है वो बेरोजगार घूम रहा है? देश के अंदर महंगाई या चरम सीमा पे, देश के अंदर जो बेघर हैं उनको आप घर दे नहीं पा रहे। आप कह रहे हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को देंगे, आपके पास रोड मैप के। दूसरी बात जो कह रहे हैं, ये रोहिंग्या आए कहां से? ये कोई आसमान से टपके? जवाब दीजिए के शर्मा जी। करके 10 साल से तो इनकी सरकार है देश में, के शर्मा जी, इनकी सरकार है। नहीं मेरे देखिए गजेंद्र भारद्वाज जी, आज आप मेरे साथ इसकी डिबेट की, आज आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। गजेंद्र भारद्वाज जी आज आप डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर के शर्मा जी, एक अरविंद केजरीवाल जी ने आप पे आरोप लगाया। ठीक है गजेंद्र भारद्वाज जी, आपकी 30-45 सेकंड आपको हो गए। रिजू दत्ता भी आएंगे डिबेट के अंदर। के शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये पूरा का पूरा जो आज प्रोटेस्ट हुआ है उनके घर के सामने, इसको आपने स्पॉन्सर किया। नहीं मैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट पर उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं गजेंद्र भारद्वाज जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट पर उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप पे आरोप लगाया जा रहा है के शर्मा जी कि जो इस वक्त प्रोटेस्ट हुए उसको स्पॉन्सर आप कर रहे हैं, आप इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। रिजू दत्ता भी आएंगे डिबेट के अंदर। के शर्मा जी पहले नहीं, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और चोर, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल शराब घोटाले का जो मुख्य वो है, साजिश करने वाला,
आज उसके दरवाजे पर जो हुआ है, उसकी जो बात, वो उसको राजनीतिकरण करने की जो बात कर रहे हैं, वो जो शराब घोटाला करके उसका मति भ्रम हो गया है केजरीवाल का। सच्चाई ये है कि आज ये पूछ रहे हैं, ये तो ऑलरेडी शरणार्थी भारत में हैं, भारत में रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा भी रहे हैं। केजरीवाल के पेट में क्यों दर्द है? क्योंकि उनका ये जो रोहिंग्या को लोगों को जो बसाया हुआ है, जो बांग्लादेश घुसपैठियों को जो लाया हुआ है, इन्होंने इनके लिए पक्के मकान देने का इन्होंने चिट्ठी लिखी गृह मंत्रालय को। यह है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा। ये रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के लिए जो चिंता कर रहे हैं कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था खराब होगी, ये रोहिंग्या जो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं उनको बसाने के लिए मकान दे रहे हैं, पक्के मकान की डिमांड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ पर। और हिंदू शरणार्थियों के लिए इनके पास यह है कि वो चोर उचक्के हैं। रिजू दत्ता जी, के शर्मा जी, रिजू दत्ता जी, के शर्मा जी, देखिए रिजू दत्ता जी, रिजू मुझे एक बात बताइए, रिजू और हिंदू विरोधी है केजरीवाल। रिजू दत्ता जी मुझे बताइए, आप, मैं अभी तक, रिजू दत्ता जी मुझे एक चीज बताइए, मैं वापस से पूछ रहा हूं रिजू दत्ता, कोई भी भारतीय नागरिक पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हो रहा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही, ना किसी हिंदू की नागरिकता जा रही है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि कोई भी नया व्यक्ति नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 ये है, आप बंगाल से आते हैं, आपको अच्छी तरीके से आता है मोरी झापी मैसेकर के अंदर, नरसंहार के अंदर किस तरीके से उस वक्त दलित हिंदू रेफ्यूजीज जो है उनकी जानें चली गई थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं रिजू, आपका ऑपोजिशन क्या है? जो लोग ऑलरेडी वहां हैं, भले वो बंगाल हो, भले दिल्ली हो, जो ऑलरेडी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे और हिंदुस्तान के अंदर शरण लेके आए, जिसकी बात ममता बनर्जी ने 2005 के अंदर करी थी कि भाई घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं, तो घुसपैठियों के लिए तो ये कानून है नहीं, ये ऑलरेडी जो है उनके लिए, तो इसमें ऑपोजिशन क्या है आपका ऑपोजिशन क्यों है इस कानून के लिए? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे स्पेसिफिक अभी तक नहीं बता पाया। प्रदीप जी पहले 2 सवाल पूछा, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए पहले मैंने 2 सवाल उठाए जिसका जवाब तो मुझे और आपके दर्शकों को मिला नहीं। अब मैं आपको सीधी तरीके से कह रहा हूं, 2005 में यहां पर लेफ्ट की सरकार थी, हमारी सरकार बनने के बाद शो पे फिर से कह रहा हूं, बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है। जो बंगाल में आज है, जो बंगाल के निवासी है, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, सारे देश के नागरिक हैं। ममता बनर्जी ने लोकसभा में क्यों बोला था? मैं 2 सवाल लोकसभा में क्यों उठाया है प्रश्न? क्यों कहा सोमनाथ चटर्जी के सामने मुंह पर फाइल फेंक के भाग गई? क्यों उठाया था प्रश्न? क्या प्रश्न उठाया था उन्होंने? यही कहा था ना कि पूरे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए। उस समय झूठी थी क्या वो? ममता बनर्जी झूठी थी क्या उस समय, या आज झूठ बोल रही है? 2005 क्या कर रहे थे उस समय आप? बताइए। वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, रिजू जवाब दे रहे हैं, रिजू जवाब दे रहे हैं। रिजू 20 सेकंड रिबटल। प्रदीप जी, रिजू 20 सेकंड रिबटल। कह रहा हूं, अब मेरा 2 सवाल है, बीजेपी जवाब दे दे अगर हिम्मत है तो। अगर किसी हिंदू का पाकिस्तान या बांग्लादेश, पहले जवाब दो ना, वो घुसपैठिए कहां गए? उनके ऊपर इसका जवाब दो, घुसपैठिए कहां गए? अरे घुसपैठिए है ही नहीं। 2005 की बात कर रहे हैं आप, तब तो आप लोग भी सीने में नहीं थे। 2005 पहले क्या झूठ बोल रही थी? ममता बनर्जी कांग्रेस झूठ बोल रही थी क्या? ममता हमारे यहाँ पर घुसपैठिए, अरे 2019 में ममता बनर्जी 2000 तो शेख हसीना ने झूठ बोला, हिम्मत है। मेरे पास समय नहीं है। रिजू दत्ता, के शर्मा, गणेंद्र भारद्वाज, महेंद्र नवल, किशोर जासदी, मोहम्मद अतीक जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े। डिबेट बहुत अच्छी थी, पर मैं दर्शकों को यह कह रहा हूं कि नागरिकता कानून से किसी की नागरिकता नहीं जा रही। मैं कह रहा हूं इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। पता है चुनाव करीब है, पर चुनाव के संबंध में जो यहाँ पे शरणार्थी हैं, उनकी जान या उनकी मानवता का ध्यान रखना चाहिए। यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। वोट बैंक पॉलिटिक्स शुड एंड एंड ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटी की बात होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।